Hello everyone, myself is Gaurav Kumar Singh and welcome to my channel Expiration in Physics Classes. Dear students, कल के वीडियो में हमने डिस्कशन किया था चैप्टर नंबर फर्स्ट के न्यूमेरिकल के बारे में, जिसको हमने बताया था कि एनसीईआरटी के बुक से सॉल्व किया जा रहा है, जिसमें से 2 क्वेश्चन को हम लोगों ने कल सॉल्व किया था। आज हम लोग उसके आगे का पार्ट यानी तीसरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ तीसरा क्वेश्चन, सॉल्यूशन तीसरा। तो तीसरा देखिए क्या कहता है, जैसा कि मेरे हाथ में बुक आपका वही है एनसीईआरटी की, और इसी बुक से सारे न्यूमेरिकल को बताए जा रहे हैं। तो जैसा कि तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया है, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ke²/g/m_e_m_p बीमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमको जो ये फार्मूला दिया है, इस फार्मूले को बताना कि ये क्या है, बीमाहीन है, और साथ ही साथ बताना कि इनका जो भौतिक नियतांक है, इनका नियतांक का अनुपात भी हमको क्या करना है, निकालना है। तो आइए अब हम देखते हैं। तो अब इसको निकालने के लिए पहले जो हमको दिया हुआ है, जैसे ke²/g/m_e और mp, इसी को कह रहा है कि यह एक विमाहीन राशि है, यही हमको प्रूफ करना है पहला। तो इतनी बात याद रखिएगा कि यह जो me है, इसको हम लोग कहते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यह जो mp है, इसको हम लोग कहते हैं मास ऑफ प्रोटॉन, और यहाँ जो e है, यह e हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, और k हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और g हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इतनी बात समझ में आई होगी कि क्या क्या वैल्यू हमको दिया है। तो अब इसको हम 2 मेथड से आपको बताते हैं, दोनों मेथड में जो आपको इजी लगे आप करिएगा। तो यहां मैं लिखता हूं मेथड फर्स्ट में, तो मेथड फर्स्ट में हम लिखेंगे, अब यहां लिखा जाएगा वी नो दैट। अब हम जानते हैं कि जो कूलॉम के नियम से हम पढ़ते हैं, F = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपन क्या पढ़ा जाता है, R²। ये कूलॉम के नियम में पढ़ा जाता है। तो इसको हम कह देते हैं Fe, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी वैद्युत बल। तो Fe हो गया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Fe इक्वल, अब इसको हम लिख सकते हैं K। इसको मैंने बताया था कि यह एक कांस्टेंट होता है, जिसको हम स्मॉल k से डिनोट करते हैं, इंटू Q1 Q2 अपन क्या हो गया, R²। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है। अब ऐसे फिर हम लिखेंगे एंड आल्सो वी नो दैट, और हम सदैव जानते हैं एक फार्मूला और, कि जो F होता है इक्वल टू कैपिटल G M_e_m_p, या फिर इसको आप ऐसे कह लो, यहाँ पे थोड़ा सा अभी इसको हम बता देते हैं आगे। M1 M2 अपान क्या होता है, R² होता है। क्लियर है। तो अब इसको हम जैसे यहाँ पे बताए हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स लिखते हैं, वैसे ही ये हमारा क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो इसको हम लिख देते हैं Fg मतलब क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। तो अब इसके बाद से हम लिखेंगे और करके, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Fg इक्वल कैपिटल G है तो कैपिटल G इंटू, अब देखो यहाँ पे M1 और M2 2 मास दिए हैं, और हमको क्वेश्चन में मास दिया है Me और Mp। तो जहां M1 M2 है, उसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन। तो अब यहाँ पे फार्मूला हमारा ये बन जाएगा Me_mp, और अपन क्या हो जाएगा, R²। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अनुपात हमसे कहा निकालने के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे दे दिया हमको अनुपात का, ठीक है। ऊपर देखिए हमारा क्या है, कांस्टेंट k है, और नीचे हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। यानी हम किसमें किसका भाग देंगे, इस एक में
इस इक्वेशन नंबर 2 से, क्योंकि ऊपर हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, और इलेक्ट्रिक फोर्स में ही हमारा क्या है, कांस्टेंट के जुटा हुआ है। तो देखिए ऊपर हमारा कांस्टेंट के है, इसलिए हम समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 वी गेट। अब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे। तो डिवाइड करने के बाद देखिए क्या आता है, एफ ई अपॉन क्या हो जाएगा, एफ जी इक्वल टू यहां हो जाएगा स्मॉल के इंटू Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन, अब नीचे हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल जी इंटू एम ई एम पी अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है। अब फिर यहां से हम लिख सकते हैं एफ ई अपॉन एफ जी इक्वल, अब देखिए यहां से आर स्क्वायर क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन कैपिटल जी, और क्या बचेगा, एम ई एम पी। तो देखिए हमको क्वेश्चन में यही दिया हुआ था के ई स्क्वायर अपन जी एम ई एम पी। अब कहोगे आप सर यहाँ ई स्क्वायर दिया है यानी इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो अब देखिए यहाँ पे हमारा चार्ज दिया है, ठीक है। तो चार्ज दिया है, कितने चार्ज हैं, 1 और 2। तो इसको हम लिख सकते हैं आर करके, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम यहाँ पे Q1 Q2 लेके चले थे, ये आपको कोई दिक्कत ना हो। तो एफ ई अपन एफ जी इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं के इंटू ई का स्क्वायर। देखिए 2 चार्ज हैं तो क्या हो जाएगा, ई का स्क्वायर। अब अपन यह हो जाएगा जी एम ई एम पी। अब कहता है क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि इन हमको प्रूफ ये करना है कि यह कैसा है, एक बीमाहीन राशि है, यानी इसका कोई बीमा नहीं है। तो देख लो यहाँ तो क्वेश्चन हमारा दिया था के ई स्क्वायर अपन जी एम ई एम पी अपन जी इंटू एम ई एम पी। तो अब देखो यह दोनों का अनुपात किसके बराबर दिया है, एफ ई अपन एफ जी का। तो देखो ये भी इलेक्ट्रिक फोर्स है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो दोनों फोर्स है, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। तो अब यहां से हम लिख देंगे चूंकि एफ ई का मात्रक या यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा, और ऐसे ही हमारा एफ जी का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि दोनों फोर्स हैं तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी। अब यहां लिख देंगे सच डेट, यहां हो जाएगा न्यूटन अपॉन न्यूटन इक्वल टू के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। तो देखो अब न्यूटन से न्यूटन क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब यहां से क्या बच जाएगा, 0 अपॉन 0, यानी 0 में 0 से भाग देंगे तो 0 बच जाएगा, इक्वल टू क्या बच जाएगा, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। अब देखो के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है, यानी इसका कोई मात्रक नहीं मिल रहा। तो जब मात्रक नहीं बनेगा तो इसकी कोई बीमा भी नहीं बनेगी। तो हम लिख सकते हैं अर्थात यह क्या हो जाएगा, एक बीमाहीन राशि होगी। तो यह हमारी कैसी हो जाएगी, बीमाहीन राशि हो जाएगी। अब उसी में आगे आपसे पूछा है कि इन भौतिक नियतांकों का मान भी हमको शायद कहा निकालने के लिए ना, हाँ, इन भौतिक नियतांकों का सारणी देखकर अनुपात का मान भी ज्ञात करना है। तो इसको राइट डाउन करिए, फिर आगे हम बताते हैं। अब हमसे कहा है कि इन का अनुपात जो होता है उनके भौतिक नियतांकों का अनुपात क्या बताता है, यानी यह जो हमारे अनुपात निकले हुए हैं, देखो एफ ई अपन एफ जी बराबर क्या है, के ई स्क्वायर अपन जी एम ई एम पी। अब इनका भौतिक नियतांक का मान रखते हैं, और जब मान रखते हैं तो यह अनुपात क्या दर्शाता है, आगे हमसे ये पूछा है। तो इसके आगे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से लिखेंगे चूंकि वी नो दैट, यहाँ से हम स्मॉल के का मान निकालेंगे। स्मॉल के का मान हमने बताया था
9 इंटू 10⁹ और यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या होता है कूलाम का स्क्वायर। उसके बाद से हमारा ई है, तो अब यहाँ पे लिख देंगे हम ई बराबर कितना होता है 1.6 गुणिये 10⁻⁻19 और यूनिट क्या होता है कूलाम होता है। उसके बाद से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी, इसका मान कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻11 और क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या होता है किलोग्राम का स्क्वायर होता है। उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम और मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम की होता है। क्लियर है? तो इतनी बात आप याद रखिएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो अब हम सारे मान को यहाँ पे रखेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे हम अतः एफ ई अपान एफ जी इक्वल, अब के का मान यहाँ रखेंगे तो के का मान होता है 9 इंटू 10⁹9 और ई का मान 1.6 इंटू 10⁻90 स्क्वायर है तो स्क्वायर अपान कैपिटल जी का मान 6.67 इंटू 10⁻11 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखा गया है तो क्या हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31। फिर मास ऑफ प्रोटॉन, तो देखो मास ऑफ प्रोटॉन भी यहाँ लिखा गया है 1.67 इंटू 10⁻27 की। क्लियर है? और स्टूडेंट्स अब इसको आप कैलकुलेट करिएगा, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिख देता हूँ आफ्टर सॉल्विंग, यानी सॉल्व करने के बाद। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट देखो यहाँ पे हम गुणा भाग करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, यानी अधिक समय लगेगा। तो इसको आप लोग उतना गुणा भाग कर सकते हैं। अगर नहीं गुणा भाग करने पे आएगा तो आप कमेंट करिएगा, फिर से हम इसको सॉल्व करके बता देंगे। वैसे मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब जब हम सॉल्व कर लेंगे तो एफ ई अपान एफ जी यह जो आएगा 2.27 इंटू 10⁻39 इतना आएगा। चूंकि इसका कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि यह भी न्यूटन ये भी न्यूटन, तो कट जाएगा तो मात्रक क्या आ जाएगा 0। तो हम यहाँ नीचे लिख देंगे इसका कोई मात्रक नहीं होता है। हमसे यही पूछा गया था कि इन भौतिक नियतांकों का अनुपात कितना होता है और यह अनुपात क्या बताता है। तो यह अनुपात देखो क्या बताता है कि वैद्युत बल तथा गुरुत्वीय बल का यह एक अनुपात बताता है, और यह अनुपात यह दर्शाता है कि जो हमारा वैद्युत बल होता है यह अधिक प्रबल होता है किसकी अपेक्षा, गुरुत्वीय बल की अपेक्षा। देखो वैद्युत बल अधिक प्रबल होगा किसकी अपेक्षा, गुरुत्वीय बल की अपेक्षा। तो अब हम इसका लैंग्वेज यहाँ लिख देते हैं, उसको आप लोग लिख लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स जैसा कि जो लैंग्वेज मैंने आपको ओरली बोला है उसी लैंग्वेज को मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जो यह अनुपात है, यह अनुपात क्या बताता है, यह निश्चित दूरी पर रखे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच वैद्युत बल। देखो इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ था, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच रखे वैद्युत बल तथा गुरुत्वीय बल का अनुपात है, वैद्युत बल तथा गुरुत्वीय बल का अनुपात है। और यह अनुपात जो बताता है, देखो यहाँ पे जो अनुपात निकल के आया है, तो यह अनुपात दर्शाता है कि गुरुत्वीय बल की तुलना में वैद्युत बल क्या है, अत्यंत प्रबल है, यानी वैद्युत बल अधिक प्रबल होगा किसकी अपेक्षा, गुरुत्वीय बल की अपेक्षा। यही हमसे पूछा गया था। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट मेथड। अब सेकेंड मेथड में हम सॉल्व करेंगे, तो सेकेंड मेथड में ये सारा प्रोसेस हमारा वही रहेगा, बस उसमें हम बता दे रहे हैं कि उसकी बीमा को हम कैसे बताते हैं कि बीमाहीन होती है। तो वो पार्ट हम उसमें सेकंड पार्ट में बता रहे हैं, और ये वाला पार्ट भी उसमें ऐसे ही रहेगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इरेज करके आगे बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स इसका सेकंड मेथड मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ मेथड सेकंड। अब मेथड सेकंड में देखो क्वेश्चन दे दिया था कि के ई स्क्वायर अपान जी एम ई एम पी
को एक बीमाहीन बताना है हमको, यानी इसको हमको प्रूव कर देना है कि यह एक बीमाहीन है। तो अब देखो इसमें क्या क्या दिया है, के दिया है, ई दिया है, जी, एम, ई और एम पी दिया है। तो पहले अब हम लिखेंगे स्मॉल के का मात्रक। स्मॉल के के मात्रक को निकालने के लिए देखो एक फार्मूला हम पढ़े हैं, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपन क्या है R स्क्वायर है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिख सकते हैं कांस्टेंट स्मॉल के, और यहाँ से Q1 Q2 अपन क्या हो जाएगा R स्क्वायर। तो हमको क्या निकालना था K, तो K इक्वल टू कितना हो जाएगा F R स्क्वायर अपन Q1 Q2। तो K इक्वल टू देखो यह क्या है बल है, तो बल की यूनिट क्या होती है न्यूटन, R दूरी है तो दूरी क्या होती है मीटर, अपन Q1 Q2 क्या है हमारे चार्जेस हैं, तो क्या हो जाएगा कूलम का स्क्वायर, यानी जो K का मात्रक आया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे हम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। अब फिर देखो हमारा E है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे E का मात्रक, तो सॉरी स्क्वायर है, तो ई स्क्वायर का मात्रक, क्योंकि ई हमारा क्या है इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का यूनिट क्या होता है कूलम होता है, तो यहाँ मात्रक इसका क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब फिर ऐसे ही हम पढ़े हैं, अब क्या निकालना हमको जी एम ई और एम पी का मात्रक। अब इसका मात्रक निकालने के लिए हम फार्मूला पढ़े हैं F इक्वल टू जी एम ई एम पी अपान आर स्क्वायर। तो हमको क्या निकालना है जी एम ई एम पी बराबर इसका गुना इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा एफ आर स्क्वायर, और इसी का देखो मात्रक हमसे पूछा गया है। तो अब बल है तो बल का मात्रक न्यूटन, दूरी है तो मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी जी एम ई और एम पी का जो मात्रक आ गया कितना आ गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब सारे मात्रक को हम इस फार्मूले में रख देते हैं। तो अब यहाँ से लिखेंगे अतः, अब देखो इसमें लिखा जाए, देखो के का मात्रक क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर इंटू देखो इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मात्रक क्या है कूलम स्क्वायर, तो कूलम का स्क्वायर अपान जी एम ई एम पी है, देखो जी एम ई एम पी न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे हम न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो देखिए कुछ कटेगा इसमें, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर से न्यूटन मीटर स्क्वायर, जब टोटल कैंसिल हो गया तो क्या आ गया जीरो, यानी जीरो आने का मतलब यह कैसा हो जाएगा बीमाहीन है, क्योंकि जब कोई मात्रक नहीं है तो उसकी कोई बीमा भी नहीं होगी। जीरो आने का मतलब यह कोई मात्रक को प्रदर्शित नहीं करता है, और जब मात्रक को नहीं प्रदर्शित करेगा तो हम कह देंगे कैसा है बीमाहीन है। हमको ये क्या करना था इसमें प्रूफ करना था। और सेकंड पार्ट में जो हमने भौतिक मान रख के कैलकुलेट किया था फर्स्ट पार्ट में, वही पार्ट आप इसमें भी करिएगा, उतना काम अब इसमें आप लोग कर लीजिएगा। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इसको राइट डाउन कर लिए फिर इरेज करें। तो स्टूडेंट्स अब इसमें चौथा क्वेश्चन जो दिया है, किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत क्या है, इस कथन से क्या तात्पर्य है। तो चूंकि जब हो गया था तो वहां पे ब्रीफली आप लोगों को हर एक पॉइंट के बारे में डिस्कशन करके हमने बताया था। मतलब है, तो इसका मतलब ये कि किसी वस्तु को हम जितना चाहे उतना आवेश नहीं दे सकते हैं, अपितु उस वस्तु को आवेश हम मूल आवेश के पूर्ण गुणज में दे। अब वही डिफिनीशन जो मैं वहां को बताया था वही डिफिनीशन यहाँ लिख देना है, और साथ ही साथ जो अभी ओरली में बोला हूँ वही चीज आपको व्हाइट बोर्ड पे मैं लिख देता हूँ। में ही दिया जा सकता है। तो चौथे में जो ये पूछा था किसी वस्तु का आवेश क्वांटीकृत क्या है या इसका तात्पर्य क्या है, तो उस क्वेश्चन का जो यहाँ पे आंसर आपको लिख दिया गया, जो मैंने ओरली आपको बोला है वो यहाँ लिख दिया है। किसी वस्तु का आवेश क्वांटीकृत है, इस कथन का तात्पर्य यह है कि किसी वस्तु को जितना चाहे उतना आवेश नहीं दे सकते हैं, अपितु वस्तु को आवेश की न्यूनतम इकाई या ब्रैकेट में लिख दूं मैं कि जो इलेक्ट्रॉन है यानी इसी को मूल आवेश
के पूर्ण गुणजों में ही क्या किया जाता है, दिया जा सकता है। तो जो मैंने आपको बोला वही चीज मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है। अब इसी में आपका बी पार्ट आपका दिया हुआ है। बी पार्ट में आपको कहता है कि स्थूल अथवा बड़े पैमानों पर वैद्युत आवेश से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको आंसर लिख देता हूं। ऐसी अवस्था में आवेश को सतत मानकर व्यवहार किया जा सकता है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स जो मैंने आपको ओरली बोला उसी वर्ड को मैंने यहाँ व्हाइट बोर्ड पे आपके लिख दिया है कि स्थूल अथवा बड़े पैमानों पर आवेश से व्यवहार करते समय आवेश के क्वांटीकरण का कोई महत्व नहीं होता है और इसकी उपेक्षा की जा सकती है। तो यही बात मैंने आपको बोला है, वही बात मैंने यहाँ पे लिखा है। अब आगे लिखा गया इसका कारण यह है कि बड़े पैमानों पर व्यवहार में आने वाले आवेश मूल आवेश की तुलना में क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। तो मूल आवेश का जब हमने डेफिनेशन बताया था वहां पे इस चीज को बहुत ब्रीफली डिफाइन करके आपको मैंने समझाया था। तो मूल आवेश से क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 1 माइक्रोकूलम आवेश में लगभग क्या होते हैं, 10 के पावर 13 मूल आवेश सम्मिलित होते हैं। ऐसी अवस्था में आवेश को सतत मानकर हम व्यवहार कर सकते हैं। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा सा इस चैप्टर में स्टूडेंट्स लिखने वाले पार्ट अधिक हैं जिसकी वजह से टाइम थोड़ा सा लगेगा, लेकिन आराम से आप लोग करिए। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के शुरू होने से पहले मैं सारे चैप्टर और सारे न्यूमेरिकल आप लोगों को एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा, पढ़ा दूंगा। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बस में हम आपके कोर्स को समय से पहले कंप्लीट करवाएंगे। आप लोग आराम से धैर्य बना के पढ़ते चलिए। आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।